वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का एक नया पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू करूंगा। आप सभी लोगों को मैं पहले टेंसर्स के कुछ लेक्चर्स, फिर मीट्रिक स्पेस में हमने बेसिक कंसेप्ट पर 2 लेक्चर, एक्जियोम्स एंड काउंटेबिलिटी पर 1 लेक्चर, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पर और कॉम्पैक्टनेस पर एक लेक्चर दे दिया है। बीएससी थर्ड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं, अगर वो चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोज में पुराने बनाए हुए बीएससी थर्ड ईयर के वीडियोज को आसानी से देख सकते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डील करेंगे पहला जो है चैप्टर इसका, और वो है एनालिटिक फंक्शन। आप सभी लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पहला चैप्टर है, अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पहले चैप्टर की बात करेंगे तो पहले चैप्टर में बस केवल बेसिक कंसेप्ट्स है। तो कॉम्प्लेक्स का जो पहला चैप्टर है वो बड़ा ही आसान है। आप लोग खुद से एक बार देख लीजिएगा कि जो है कैसे हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इंटर के तरह से। क्योंकि कई बार बहुत छोटे लेवल का भी प्रश्न पूछ देता है। तो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और कहे कि ज़रा बताइए कि आप इसका जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना या इसका आर्गुमेंट निकालना ये आपको आना चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि इसके बारे में हमें कोई जिक्र करना होगा। तो पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको क्या क्या बताएंगे आने वाले भी लेक्चर्स में। जैसे हम लोग पहला लेक्चर जो भी डील करने जा रहे हैं वो है आपका एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन में हम लोग क्या क्या प्रश्न एमसीक्यू टाइप का एनालिटिक फंक्शन में किसी भी एग्जामिनेशन में बीएससी थर्ड ईयर में, या टीजीटी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें, या आईआईटी जैम में। हालांकि आईआईटी जैम के लेवल से हम थोड़ा कम लेवल का इसमें बताएंगे, डीडीयू के एग्जामिनेशन और ऐसे यूनिवर्सिटीज जहाँ जहाँ एमसीक्यू होने वाले हैं उन्हीं के लेवल का हम बताएंगे। तो पहला चैप्टर हम आप लोगों को बताएंगे एनालिटिक फंक्शन। फिर इसके बाद एनालिटिक फंक्शन के बाद हम आप लोगों को एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे सिंगुलरिटी और एंटायर फंक्शन के बारे में, कि सिंगुलरिटी और एंटायर फंक्शन पे एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का दायरा है ना, बड़ा ही फिक्स है और एमसीक्यू क्वेश्चन वहीं से निकलने हैं। तो मुश्किल से अगर आप 3 से 4 लेक्चर देख लेंगे तो आपको सारा कॉम्प्लेक्स का मिल जाएगा। तो जो दूसरा लेक्चर होगा बहुत छोटा ही लेक्चर होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलरिटी के बारे में और एंटायर फंक्शंस के बारे में। फिर हम आपको एक लेक्चर बनाएंगे तीसरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप लोग कासिक इंटीग्रल फार्मूला पढ़े होंगे, डेरिवेटिव के लिए कासिक इंटीग्रल फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। उसमें आप लोगों ने कुछ लेमा पढ़ा होगा। तो हम उन सारी चीज़ों पर एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हम बताकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ही बाद हम लोग बस एक छोटा सा लेक्चर और पढ़ेंगे जो 4th लेक्चर होगा और पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अंतिम लेक्चर होगा, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। जो लोग भी पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े होंगे क्लासरूम प्रोग्राम में या कहीं भी बुक्स में, तो उनको मालूम है कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन भी इसका एक पार्ट है और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसमें एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जिसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म है। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के छोटे छोटे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिए, है ना। तो डायरेक्ट फार्मूले को या छोटे छोटे फंक्शंस का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे उसकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है ना, फर्स्ट चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो फूरियर से ऐसे प्रश्न आप आसानी से निकाल देंगे। तो हमें लगता है फूरियर ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान होने के कारण मैं उसका डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। क्वेश्चन यह है कि इन आर्गेंड प्लेन, आप सभी लोग जानते हैं कि जो XY प्लेन होता है, इस XY प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, आर्गेंड प्लेन भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसी का नाम होता है आर्गेंड प्लेन। कह रहा आर्गेंड प्लेन में अगर कोई एक इक्वेशन ऐसे लिखा है
तो बताइए ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? स्ट्रेट लाइन, यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 हो। फिर कह रहा है कि या फिर एक सर्किल को डिनोट कर रहा है जिसका सेंटर 2, 0 है और जिसका रेडियस 25 है। या कह रहा है कि ऐसे सर्किल को बता रहा है जिसका सेंटर 2, 0 है और जिसका रेडियस 5 है। तो देखिए आप कैसे समझेंगे। आप जानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप z को यहाँ पर x प्लस आई वाई लिख लीजिए, z के प्लस पे अगर हम x प्लस आई वाई लिखते हैं और आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2 एंड दिस इज इक्वल टू कितना है 5 है। ये लाइन क्लियर है? तो ये गिवन है। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट को एक जगह इकट्ठा कर ले रहे हैं इसी इक्वेशन में। तो आप जब रियल पार्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो आपका बन जाएगा x-2 और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए तो कॉम्प्लेक्स का पार्ट है आपका आई वाई। ये लाइन क्लियर? तो आपने कॉम्प्लेक्स का पार्ट इकट्ठा कर लिया और ओवरऑल वैल्यू है कितने के इक्वल? 5 के इक्वल। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर इस पूरे को x मानिए, ये y की तरह है, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वह होता है √x² प्लस y²। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में x² मतलब यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर और आफ्टर दैट प्लस y², कन्फर्म, प्लस y², ये z नहीं 2 लिखा है और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। आप दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? x-2 का होल स्क्वायर, आपका अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से और प्लस हो जाएगा आपका y² और राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, आप सभी लोगों को देख करके लग गया होगा सर्किल का इक्वेशन है। आप सभी लोगों ने बचपन में अर्थात क्लास 12th में पढ़ा होगा कि सर्किल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो ऐसे बनता है x-h का होल स्क्वायर प्लस आप लोगों ने पढ़ा होगा y-k का होल स्क्वायर और इक्वल टू कितना होता है a²। यही ना आप लोगों ने पढ़ा है। अगर आप इसी से इसका कंपैरिजन करिए तो बताइए इसका सेंटर क्या होता था h, तो बताइए इसका सेंटर क्या होगा? 2, y के बगल में 0 है, y-0 कर सकते हैं तो 2, 0 सेंटर हो गया। अच्छा, रेडियस कितनी है? रेडियस देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 25 या 5 में से कौन सा ऑप्शन सही मारेंगे आप? ये वाला। तो आपका आंसर नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ये आर्गेंट प्लेन में ये जो इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 2, 0 और रेडियस 5 है। मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में। आप डायरेक्ट आप देख लीजिएगा यहाँ पे जो नंबर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको हम बता देते हैं कि अगर इस टाइप का इक्वेशन लिखा है z-z0 शॉर्टकट ट्रिक यही है और इक्वल टू अगर r लिखा है तो सीधे एग्जाम में आप टिक मार के आइएगा, z, 0 सेंटर होगा और r रेडियस होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। कह रहा है इसका मॉडुलस बताना है। बड़ा आसान सा बच्चों वाला सवाल है, इसका मॉडुलस बताना है। क्या करेंगे? नीचे वाले की कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। बचपन में बड़ा किया होगा आप लोगों ने, है ना? जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई और आपका जो सेकेंड ब्रैकेट में है वो कितना हो जाएगा? 1 माइनस आई। कॉन्जुगेट यही ना होगा आपका, नीचे वाला हो जाएगा 1 माइनस आई। बहुत ही आसान सी बात है। और आप जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ऊपर का होल स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 1 और प्लस आई का स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा? -2i। ऊपर का आपका टूट गया, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए तो a² माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस आई स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए +1 से कट जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा कितना? -2i। ऊपर क्या आपका बचेगा? -2i और नीचे आप देखिए वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर होता है -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका वैल्यू नीचे 2 हो जाएगा तो 2 से 2 कट गया। इस सिंप्लीफाई करने को नहीं कहा है, कह रहा है इसका क्या बताना है? आपको मॉडुलस बताना है। तो आपका आंसर क्या आया है? आपका आंसर आया -i। तो -i का आपको क्या बताना है? मॉडुलस, क्योंकि ये इसी के इक्विवेलेंट हो गया है। तो -i का मॉडुलस क्या होगा भाई? बिल्कुल x प्लस आई वाई के तरह है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 है तो मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका? x² अर्थात यहाँ 0 का स्क्वायर और प्लस y के प्लेस पे इसमें कितना है? इमेजिनरी पार्ट है इसका -1, इसका होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका यह हो जाएगा 1 अर्थात आंसर हो जाएगा 1। तो
तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप सभी लोग इसको कर सकते हैं, इंटरमीडिएट में भी आप लोगों ने ऐसा प्रश्न किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ा ध्यान से देखिए। आप सबको मालूम है कि अगर थ्योरेटिकल पेपर होता तो ये प्रूव करने को आता, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है इसलिए है क्योंकि काशी रीमान इक्वेशन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इस बात के लिए नेसेसरी शर्त देता है। हालांकि आप लोगों के बुक में एनालिटिसिटी की चर्चा करता है। एनालिटिसिटी जो है डिफरेंशिएबिलिटी का ही एक तरह से इम्प्लीकेशन है। तो यहाँ पे काशी रीमान इक्वेशन कहता है, या ये जो काशी रीमान इक्वेशन है एक कंडीशन होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड या एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, यहाँ पे आप चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, वेयर यू और वी जो है एक्स वाई का फंक्शन है ना, इस टाइप का अगर लिखा हुआ है तो इसकी एनालिटिक होने के लिए या किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने के लिए जो काशी रीमान इक्वेशन होता है वो आपकी नेसेसरी कंडीशन होती है। बात को ध्यान दीजिएगा, जो काशी रीमान इक्वेशन होता है, आई थिंक आप सबको याद भी होगा काशी रीमान इक्वेशन, यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू एक्स इक्वल टू होता है वी वाई, और फिर क्या होता है यू वाई इक्वल टू क्या होता है, यू वाई इक्वल टू होता है माइनस वी एक्स। क्या आप सबको याद है बात, माइनस वी एक्स, आई थिंक सबको याद होगा। एक्चुअली आप लोग लिखे होंगे यू एक्स का मतलब, यहाँ यू एक्स का मतलब है डेल यू ओवर डेल एक्स, जो नीचे लिखा है सफिक्स में इसका मतलब है डिफरेंशिएशन इसका पार्शियली उसी के रेस्पेक्ट में। आपने यही पढ़ा होगा डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू कितना होता है, डेल वी ओवर डेल वाई होता है। और आपने क्या पढ़ा होगा, आपने यहाँ पे ये पढ़ा है दूसरा शर्त कि डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स होता है। यही तो होता है काशी रीमान इक्वेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सी आर इक्वेशन कहते हैं। तो ये अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी कोई फंक्शन है तो ये दो शर्तों को अगर फॉलो करेगा तो ये जो है डिफरेंशिएबिलिटी की नेसेसरी कंडीशन है, अर्थात ये एनालिटिसिटी की कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। समझ गए बात? अच्छा, तो आपका आंसर क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन होता है। तो सी आर इक्वेशन जो होता है सेटिस्फाई करना वो क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है। ध्यान दीजिए कब कोई चीज़ सफिशिएंट भी बन जाता है। देखिए सफिशिएंट होने के लिए आपको यहाँ पे चार तरह की डेरिवेटिव दिख रही है ना, एक यू एक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे एक वी वाई दिख रहा होगा, ऐसे आपको एक बार यहाँ पर जो है यू वाई दिख रहा है और वी एक्स दिख रहा है। ये जो चार आपको जो डेरिवेटिव दिख रहे हैं अगर एक कंटिन्यूअस भी हो जाएं इनकी जो वैल्यू आए तो वो सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे ये बात। तो काशी रीमान इक्वेशन कैसा होता है, नेसेसरी कंडीशन होता है। इतनी बात सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यही है कि जो सी आर इक्वेशन होता है वो पोलर फॉर्म में कैसा होता है। तो हमें तो लगता है सभी लोग इसका डेरिवेशन किए होंगे और डेरिवेशन ये वाला बड़ा आसान होता है, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो आपको अगर किसी को याद होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें आर और थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है। जब यू का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेट करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, आप सबको मालूम है कि उस समय जो आंसर आता है वो वी थीटा अपान आर आता है। ठीक है, वी थीटा अपान आर आता है। और जब हम लोग इसी u का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में तो आपका r मल्टीप्लिकेशन में आता है और माइनस के साथ आता है, r हो जाता है और यहाँ पर v के साथ r रहता है। जब यहाँ थीटा रहेगा तब v के साथ r रहेगा, अर्थात ये u थीटा मतलब समझ रहे हैं क्या लिखा है, डेल u ओवर डेल थीटा, और वी आर मतलब समझ रहे हैं क्या लिखा है, डेल वी ओवर डेल आर लिखा है। तो जो सी आर इक्वेशन होता है पोलर फॉर्म में यही होता है। जब u का r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू जो है वो वी थीटा अपान आर आती है। ठीक है, और जब u का थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यही r मल्टीप्लिकेशन में आता है माइनस 7 के साथ और यहाँ पे क्या होता है, वी आर होता है। तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। देखिए यू आर की वैल्यू क्या लिखा है, 1 अपान आर वी थीटा, तो 1 अपान आर वी थीटा, ये वाली वैल्यू ठीक मिली। अच्छा, लेकिन ये वाली वैल्यू गलत है क्योंकि यहाँ माइनस होता है। अच्छा देखिए ये वाली वैल्यू लग रहा है, बिल्कुल सही मिल गया ये वाला ऑप्शन, 1 अपान आर डेल बी ओवर डेल थीटा। देखिए यहाँ पे है बिल्कुल 1 अपान आर और इसका मतलब क्या है, डेल बी ओवर डेल थीटा, और डेल यू ओवर डेल थीटा, ये वाली वैल्यू डेल यू ओवर डेल थीटा की वैल्यू है माइनस आर डेल बी ओवर डेल आर, ये वाली वैल्यू मिल गई।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में याद रखिएगा। कार्टेशियन फॉर्म तो बड़ा आसान होता है याद रखना, बिल्कुल सही, सबको याद होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जो CR इक्वेशन होता है वो कार्टेशियन इक्वेशन में यही होता है। जब u का x में करते हैं तो साइन का किसी तरह का कोई लोचा नहीं होता है, जस्ट वैल्यू जो होता है ux इक्वल टू वी वाई हो जाता है। और जब u का y के रिस्पेक्ट में करते हैं तब दिक्कत खड़ी होती है, तब यहाँ माइनस होता है और यहाँ पर vx होता है। समझ गए बात? अगर यहाँ x होगा तो यहाँ y होगा, यहाँ y होगा तो यहाँ x होगा। आपका यही जो है डिफरेंशियल के फॉर्म में ऐसे जैसे तोड़ के लिखा जाता है ऐसे भी लिख सकता है, डेल यू ओवर डेल एक्स। तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि यू एक्स का मतलब हम थोड़ा समय बचाने के लिए यहाँ यू एक्स लिखे हैं और एग्जाम में भी लिखा हुआ आ सकता है। तो CR इक्वेशन कौन है, यू एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई, ये तो है नहीं क्योंकि यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू बी वाई होता है। अच्छा, यू एक्स इक्वल टू वी वाई और यू वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, यही तो है। तो आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यू एक्स इक्वल टू माइनस बी वाई लिखा है और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस लिखने के कारण ये भी रॉन्ग है। तो असली CR इक्वेशन कौन सा हुआ आपका, बी ऑप्शन हुआ। हमें लगता है यहाँ तक किसी को किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कोई फंक्शन है w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो कह रहा है जो फंक्शन है एक कंटिन्यूअस होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। कह रहा है कंटिन्यूअस होता है ओनली एट ओरिजिन। कह रहा है डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। कह रहा है नो वेयर डिफरेंशिएबल होता है एक्सेप्ट एट ओरिजिन। ठीक है, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो फंक्शन लिखा है मॉड जेड का स्क्वायर, आप चाहें तो इसको, आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप चाहें तो मॉड जेड के स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड जेड बार करके, ऐसे भी लिख सकते हैं जेड जेड बार करके। समझ गए बात? तो आपका एफ जेड इक्वल टू वैल्यू जो हुआ वो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, आपका जो वैल्यू है वो हो गया जेड जेड बार। आप सभी लोग जानते हैं कि जेड जेड बार का मतलब होता है मॉड जेड स्क्वायर। देखिए, अगर आप इसको जैसा कि बुक में आप लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको एग्जाम में MCQ करना है, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। क्या करना कि ये जो फंक्शन है ना, कोई भी फंक्शन अगर एफ जेड लिखा है तो अगर इसकी एनालिटिसिटी या इसकी डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है तो देखिए ये नेसेसरी शर्त होता है कि जो डेल एफ ओवर डेल जेड बार होता है, आप क्या कैलकुलेट करिएगा, डेल एफ ओवर डेल जेड बार मतलब कंजुगेट ऑफ जेड, यही वाली वैल्यू निकालिएगा। और ये वैल्यू जो है जिस पॉइंट पे 0 होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहता है तो उसके लिए नेसेसरी शर्त है, नेसेसरी कंडीशन है कि इसकी वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो जानी चाहिए। अब जरा देखिए, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे डेल एफ ओवर डेल जेड बार, तो देखिए डेल जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो जेड बार का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और जेड आपका बच जाएगा। तो जेड इक्वल टू 0 पर ही तो ऐसा हो पाएगा घटना, तभी तो हो पाएगा। तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा जेड इक्वल टू 0 जहाँ पे इसकी डिफरेंशिएबल होने की संभावना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन, यही वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, ये देखिए कह रहा है कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, गलत है क्योंकि डिफरेंशिएबल केवल ओरिजिन पे है। कह रहा है कंटिन्यूअस ओनली एट द ओरिजिन, यहाँ कह रहा था केवल कंटिन्यूअस है ओरिजिन पे, ये गलत बोल रहा था क्योंकि ये कंटिन्यूअस है हर जगह, है ना, ये गलत बोल रहा था। डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये भी गलत बोल रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि यू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, वेयर यू और भी आप सभी लोग जानते हैं कि एक्स वाई का फंक्शन होगा। कह रहा है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी अगर एनालिटिक फंक्शन है, किसका एनालिटिक फंक्शन है, जेड का, तो कौन सा ऑप्शन सही है। आप ध्यान से देखिए, अगर u और v जो होता है अगर एनालिटिक फंक्शन है तो आपने थ्योरम पढ़ा होगा कि a वाला जो पार्ट u है ये भी लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है और a वाला पार्ट भी लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है ना, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है ना, तो इसका ये जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है ये दोनों के दोनों लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हैं। लाप्लास इक्वेशन जानते हैं ना, मतलब u जो है लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करने का मतलब आप समझते होंगे, यह होता है डेल यू स्क्वायर इक्वल टू 0, यही ना होता है लाप्लास इक्वेशन। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से हम आपको लिख देते हैं, डेल यू स्क्वायर 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू ओवर
डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए, यह होता है लाप्लास इक्वेशन 2D में। तो देखिए अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है ना तो इसका ये जो रियल वाला पार्ट है 100% गारंटी है इसको फॉलो करता है, अर्थात लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है ये भी लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है, मतलब जहाँ जहाँ यहाँ पर हमने u लिखा है वहाँ पे अब v वाले के साथ भी फॉलो करेगा, मतलब यह डेल 2v ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल 2v ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो उसका रियल और इमेजिनरी दोनों का दोनों पार्ट जो है लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करता है। ये बात समझ गए, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर कह रहा है u और v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। आपको मालूम है कि जब u और v लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका नाम क्या हो जाता है, हार्मोनिक हो जाता है। तो हार्मोनिक फंक्शन तो वही होता है ना जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप इसको क्या मारिए, टिक मारिए, भी सही है क्योंकि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और जो लाप्लास को सेटिस्फाई करता है जब u और v, तो u और v कैसा होगा, हार्मोनिक फंक्शन भी होगा। कह रहा है सी यू हार्मोनिक है लेकिन भी नहीं है, गलत कर रहा है, दोनों हार्मोनिक है। तो आपका ऑप्शन ए और सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो गलत हो गया आपका, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहे हैं, ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, अर्थात आप एग्जाम में डी मारेंगे, इन दोनों को नहीं मारेंगे। ठीक है, हालांकि ये दोनों करेक्ट है लेकिन डी वाले में शामिल है दोनों, इसीलिए आप डी को मारिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े होंगे तो मिलने थॉम्सन मेथड पढ़े होंगे, और मिलने थॉम्सन मेथड करता क्या था। मिलने थॉम्सन मेथड में आप लोगों ने देखा होगा कि आपको एक u दे दिया गया रहा होगा, है ना। देखिए मेरी बात को समझिएगा, पूरा जो आपका फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी, अगर एनालिटिक इसको बनाना है तो इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक तो आपको u की ज़रूरत पड़ती है और एक तो आपको v की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या कर देगा एग्जाम में, कहेगा हम u दे रहे हैं किसी एनालिटिक फंक्शन का, आप बताओ भाई इसके करस्पॉन्डिंग v कौन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग v कौन होगा जिसके लिए u प्लस आई बी करने पर एनालिटिक बन जाएगा। मेरी बात समझ गए, एनालिटिक फंक्शन किसका बन जाएगा, x प्लस आई वाई का। x प्लस आई वाई को सीधे z भी लिख सकता है, ऐसे लिखा है ताकि आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएं, है ना। तो कह रहा है कि अगर u की वैल्यू दी हुई है तो बताओ u का वो कौन सा साथी होगा v वाला कि जिसके साथ u प्लस आई बी मिल के एनालिटिक बन जाएगा। समझ गए मेरी बात, यही ना कहना चाह रहा है। तो आपने जो पढ़ा वो मिलने थॉम्सन मेथड पढ़ा है ऐसा करने के लिए कि u दिया रहता था आप लोग v निकाल देते थे, या v दिया रहता था आप लोग u निकाल देते थे, फिर वैल्यू इसी पे पुट कर देते थे, आपको फंक्शन मिल जाता था। ठीक है, तो यहाँ u दिया है, कह रहा है जरा बताओ v कौन सा होगा। तो सोचिए अगर आप मिलने थॉम्सन मेथड एग्जाम में लगाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पता चला कि एक क्वेश्चन करना है एमसीक्यू और बैठ के आप पूरा डेरिवेशन करते रह गए। तो हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, कैसे ऑप्शन देख करके पहचानेंगे कि कौन सा वाला आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख करके पहचानने का तरीका ज़रा देखिए ध्यान से। आप सबको मालूम है कि अगर u प्लस आई बी एनालिटिक बन रहा होगा तो पक्का जो सी आर इक्वेशन है यू एक्स इक्वल टू वी वाई, और दूसरा क्या होता है यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, इसको फॉलो करना चाहिए ना। तो इसमें से जो ऑप्शन इन दोनों को फॉलो करेगा वही आंसर होगा, जो फॉलो करेगा इन दोनों को वही आंसर होगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको v की वैल्यू बतानी है, तो ये चारों v का ही वैल्यू लिखा है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ओरिजिनल है कौन सही है। तो आपको क्या चेक करना है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई जो बन जाए और यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स बन जाए, क्योंकि आप सबको मालूम है कि एनालिटिक बनने के लिए यू प्लस आई वी को एनालिटिक बनने के लिए सी आर इक्वेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए हम मिलने थॉम्सन का बिना इस्तेमाल किए मात्र इसी से हम बता देंगे, चारों ऑप्शन को वेरीफाई करा लेंगे, जो इन दोनों को फॉलो करेगा वही बन जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे यू एक्स की वैल्यू जरा निकाली जाए तो u कौन सा है आपका, यही है ना u का वैल्यू ये पूरा। तो पहले काम करते हैं, इसको देखते हुए आप u निकाल लीजिए, यू एक्स बताइए कितना आएगा। यू एक्स अगर आप निकालेंगे तो यू एक्स आपका आएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आफ्टर दैट माइनस, ठीक है, अभी आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट, तो x का होगा माइनस 3y स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो माइनस हो जाएगा 3y स्क्वायर
और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली, तो इसका 0 हो जाएगा। तो ux निकल गया। अच्छा, और किसकी ज़रूरत पड़नी है, ui की। आप ui भी निकाल लीजिए। तो ui कितना आएगा आपका, ui देख लीजिए। अगर आप इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर y का करेंगे तो y स्क्वायर का होगा, तो हो जाएगा -6 -6xy ये बना। और इसका करेंगे तो यह हो जाएगा +6y, प्लस कितना हो जाएगा 6y। ठीक है, तो आपका ui निकल गया। तो ux और ui निकल गया। अब v वाला जो है इसी में से देखा जाए, ठीक है, कौन सा वाला जो है इसको वेरीफाई कर देगा। तो पहले आप vy निकालिए, ज़रा देखिए इसका अगर आप vy निकालें तो कितना आएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यह इसका 1 हो जाएगा, तो बनेगा आपका 3x इंटू एक्स प्लस 1, 3x इंटू एक्स प्लस 1, इस टाइप का आपका बनेगा ना। ठीक है, अच्छा तो ज़रा देखिए क्या यह बन पा रहा है आपका, किसके इक्वल होना चाहिए था आपका, ये vx आपको करना है, तो vx यहाँ पर है, तो vy कितना आपका बना हुआ है, vy आपका ये बना हुआ है। ठीक है, आपका ये क्या बना हुआ है, ui, आपका ui कितना है -6y और +6y आया हुआ है। ठीक है पूरी बात। अच्छा, जो ui आया हुआ है तो ui किसके बराबर होना चाहिए, -vx के, तो vx कितना हो रहा है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके आप लोग चेक करिए, देखिए पहला ऑप्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमको थोड़ा सा लिखने पे स्क्रीन पे दिक्कत हो रही है, चूँकि मैं कीपैड से लिखता हूँ, तो आप लोग पेन से ज़रा करिए। इसका क्या करिए आप इसका निकालिए vx, है ना, आप इसका क्या निकालिए vx, और ज़रा देखिए कि क्या यह -ui के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिसका वाला आ जाएगा वही सही होगा, मतलब यहाँ से vx निकाल लीजिए और vy निकाल लीजिए, दोनों आप निकाल लीजिए और दोनों को यहीं से वैलिडेट कर लीजिए। जो जैसे कि जब vy निकालिएगा तो देखिएगा ux बराबर कौन सा आएगा, तो जो आ जाएगा वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करिएगा एक बार। ये हमने आपकी बुक से ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपके बुक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा भी की वैल्यू। लेकिन वेरीफाई कैसे एग्जाम में करना है, हमने जैसे बताया बिल्कुल इसी को देख करके आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंशिएशन सबको आता है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एनालिटिक एट z इक्वल टू 0। कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है कि जो z इक्वल टू 0 पर एनालिटिक नहीं है। ध्यान देना, एनालिटिक होने के लिए क्या शर्त होती है, आप सबको मालूम है कि जो डेल एफ ओवर डेल जेड बार निकालते हैं हम लोग। ध्यान देना, यहाँ पर एनालिसिटी चेक करने का हम जो एक नया तरीका बता रहे हैं, इसको खूब ध्यान से देखिएगा। आप क्या करिएगा, किसी भी फंक्शन को डेल जेड बार के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा। अगर वो एनालिटिक बनना होगा तो ये नेसेसरी शर्त जरूर पालन करना चाहिए ना उस पॉइंट पे। तो जरा देखो z इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है। पहला देखिए एफ जेड इक्वल टू जेड है, तो ज़रा बताइए एफ जेड इक्वल टू जेड अगर है तो इसका डेल एफ ओवर डेल जेड बार अगर आप निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा। आप एफ जेड की वैल्यू जेड है ना, तो सोचिए अगर इसको आप जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी है लग रहा। अच्छा, इसका ज़रा देखिए जाए, साइन जेड का क्या हो जाएगा, कास जेड हो जाएगा ऐसे सिचुएशन में आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, कास जेड हो जाएगा। ज़रा देखो कास जेड क्या 0 पे 0 बन रहा है, जेड इक्वल टू 0 पे नहीं बनेगा, कास 0 तो 1 हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर एफ जेड क्या है, साइन जेड है, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, जेड बार के। तो यहाँ जेड बार का कहीं टर्म नहीं दिख रहा है, इसीलिए आंसर यहाँ भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपका डेल एफ ओवर डेल जेड बार कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले ऑप्शन में भी 0 हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, इसमें भी कहीं दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ जेड बार है ना एफ जेड इक्वल टू, तो इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ थर्ड वाले में जब आप निकालेंगे डेल एफ ओवर डेल जेड बार, तो डेल जेड बार के रिस्पेक्ट में डेल जेड बार का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाने के कारण देखिए 0 नहीं ना आया, जबकि नेसेसरी शर्त होती है कि अगर वो एनालिटिक है तो उसको वैल्यू उस पॉइंट पे 0 हो जानी चाहिए, जबकि ये 1 हो गया, 0 कभी हो नहीं सकता। तो यही आपको मिल गया, जो जेड इक्वल टू 0 पर चूँकि डेल एफ ओवर डेल जेड बार 0 नहीं बना, इसीलिए यही ऐसा है कि जो एनालिटिक नहीं हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन मिल गया, सी। तो क्या करेंगे, जो भी एग्जाम में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप डेल एफ ओवर डेल जेड बार कैलकुलेट करिएगा, और डेल जेड ओवर डेल एफ ओवर डेल जेड बार कैलकुलेट करने के बाद जो 0 नहीं देगा वही आपका ऐसा होगा जो एनालिटिक नहीं बन सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हमें लगता है कि सभी लोग कर पाएंगे। आई के पावर 2020 लिखा। आप सबको मालूम है कि चूंकि आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ जो भी दिया उसमें आप 4 से भाग लगा दीजिए। तो 4 से भाग देंगे तो 2020 पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब आई के पावर 2020 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आप 4 से भाग लगाएंगे तो आपका इसका मतलब ये हुआ, इस 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा आपका। इसको आप चाहें तो आई के पावर 2020 इंटू आई लिख सकते हैं ना, और आई के पावर 2020 चूँकि 1 होता है तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू आपकी आई आ जाएगी। प्लस ऐसे ही इसमें जब 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आपका आई स्क्वायर आएगा। ठीक, ऐसे इसमें आप 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, आई क्यूब आएगा। ठीक है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 1 हो गया, ये आपका आई हो गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i। तो आपका ओवरऑल सब क्या हो गया, कट गया, और ओवरऑल जब सब कट गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए एक बात हम आपको बताएं, जब भी यहाँ लगातार 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखे रहेंगे ना पावर में, 4 लगातार नंबर, तो हमेशा आपका आंसर 0 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ज़रूर पूछेंगे, चूँकि हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई कर लेंगे, है ना, बुक में भी दिया हुआ है। सो ये आपका होमवर्क है, ज़रूर आप लोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मिलेंगे, सिंगुलरिटी और एंटायर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे।